नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर टेट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी भाषा से संबंधित 30 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्प करेगा आपकी आने वाली टेट एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे हिंदी भाषा के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन्हीं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में आप अपना आकलन ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कितना स्कोर यहाँ पर आप कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है वो कथन जो इनमें से सही नहीं है। मौन वाचन के द्वारा एकाग्रचित होकर पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है, मौन वाचन के द्वारा हम एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं। बी है, पठन कौशल से छात्र उचित गति विराम हाव भाव के साथ पढ़ना सीखते हैं। ये भी सही है। और यहाँ पर सी, लेखन कौशल ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है। ये भी बिल्कुल सही है, लेखन कौशल के माध्यम से हम ज्ञान को संग्रहित कर सकते हैं। और डी आता है यहाँ पर, भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। तो ये यहाँ पर गलत है, ये कथन इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बता रहा है कि भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है, जबकि भाषा कौशल का हिंदी शिक्षण में महत्व होता है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगला आता है यहाँ पर, मैथिली का क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मैथिली का क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर दरभंगा, पूर्णिया, गोरखपुर या मधुबनी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत मैथिली के जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है, वो है यहाँ पर गोरखपुर। तो ऑप्शन सी बन जाता है इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले कवि कौन है। विद्यापति हैं या फिर ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं, नागार्जुन है, दामोदर शर्मा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले जो कवि हैं वो यहाँ पर रहेंगे ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो यहाँ पर मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है। रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर शिवदान सिंह चौहान। तो यहाँ पर मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, वो है यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो सिफारिश यहाँ पर फारसी, अरबी, तुर्की या अंग्रेजी। तो सिफारिश शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर विकल्प ए बनेगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, सदैव में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर है यण। तो सदैव के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसका विच्छेद जो होता है वो होता है सदा धन एव। और सदा धन एव जो है सदैव, इसमें वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। और यहाँ पर इसमें हम देखें तो अनु, अन और अनु, ऐषण सबके अंदर लगा है। ऐषण में वर्तनी की जो त्रुटि है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर सही वर्तनी वाला संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा अनुधन ऐषण। ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो साहित्यकार हैं इनमें से बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका संबंध बिहार से नहीं है। बाकी शिव पूजन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, इनका संबंध बिहार से है। आगे देखिए, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। आप प्रश्न को देखिएगा, ये है जीवनी और किसकी है ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विष्णु प्रभाकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या। तो सही उत्तर कौन सा होगा। इसमें उत्तर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की ये जीवनी है। और यदि हम देखें तो इसके लेखक कौन है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवनी ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। और यदि इसके लेखक की बात करें तो ये जो विष्णु प्रभाकर हैं ये इसके लेखक हैं, यानी कि ये जीवनी लिखने वाले विष्णु प्रभाकर हैं। तो प्रश्न आपसे जीवनी
पूछा जा रहा है किसकी है, तो यहाँ पर होगा उत्तर शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। और इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाता है विष्णु प्रभाकर। और ये जो आवारा मसीहा जीवनी है इसको लिखने में 14 साल लगे थे, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। आगे देखिए, सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फुले या है भीमराव अंबेडकर। तो उत्तर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। आगे देखिए, सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसने की, यहाँ पर एक कोठारी आयोग, राजा राम मोहन राय या फिर है मदन मोहन मालवीय या फिर है महात्मा गांधी। तो सही उत्तर इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी बोली जाती है गढ़वाली, मारवाड़ी, अवधी या फिर कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी की बोली यहाँ पर रहेगी ऑप्शन नंबर डी, कन्नौजी, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, संचारी भावों की संख्या होती है, काफ़ी सरल सा प्रश्न और सभी जानते हैं इसका उत्तर। इनकी संख्या जो होती है वो 33 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार कौन हैं, तो यहाँ पर हैं प्रभाकर माचवे, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय। सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार यहाँ पर हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए, सिक्का बदल गया के कथाकार हैं, तो यहाँ पर मेहरुनिशा परवेज, कृष्णा सोबती, मृणाल पांडे या फिर मृदुला गर्ग। तो यहाँ पर सिक्का बदल गया जो कहानी है इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। काफ़ी अच्छी कहानी है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसके लिए उत्तर। आगे देखिए, इनमें से कौन सा भारतेंदु कवि भारतेंदु मंडल के नहीं हैं, तो यहाँ पर जो भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं उन्हें हमें पहचानना है। राम नरेश त्रिपाठी, बी है यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, सी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और डी है जगमोहन सिंह। तो राम नरेश त्रिपाठी जो होंगे ये इसमें यहाँ पर भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं, ऑप्शन ए होगा इसके लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, सुमित्रानंदन पंत को रक्तस्थान कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो चिदम्बरा, ग्राम्या, स्वर्णधूलि या पल्लव। तो सुमित्रानंदन पंत जी को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था चिदम्बरा के लिए, ऑप्शन नंबर ए। और ये पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था 1968 में। तो यहाँ पर सन भी आपके लिए मायने रखता है। चलिए आगे देखें, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, सच्चिदानंद हिरानंद वासी अज्ञे। तो यहाँ पर हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात करने वाले जो थे वो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, जिन्हें अज्ञे भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ पर सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर निषेधवाचक वाक्य। तो यहाँ पर वाक्य जो है यह है मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, ठ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ठ का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा रहेगा, तालु, कंठ, दंत या मूर्धा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ट, ठ, ड, ढ, न का जो उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रश्न है तो वर्तनी से संबंधित शुद्ध अशुद्ध आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन इनमें से अशुद्ध है, तो ये हमें देखना है 25, 41, 29 या 91। तो यहाँ पर देखिए, यदि बाकी की बात करें तो यहाँ पर बाकी सही है, पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण लिखा है। 41 को जब हम लिखते हैं तो इसे हम पूरा का लिखा जाता है और इस प्रकार से इसे लिखेंगे, तो ये लिखा होना चाहिए था, परंतु इसमें आधे का प्रयोग किया है, इसलिए ये यहाँ पर वर्तनी इसमें अशुद्ध है। आगे देखिए, लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर चील स्त्रीलिंग, संतान पुल्लिंग, समूह स्त्रीलिंग, प्रज्ञा पुल्लिंग। तो यहाँ पर लिंग की दृष्टि से हमें देखना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या सही है, तो जो सही होगा वो होगा यहाँ पर चील स्त्रीलिंग यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं, राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन की रचना कौन सी नहीं है? वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, या किन्नर देश में, या कुल्ली भाट। तो यहाँ पर बात करें हम, ऑप्शन नंबर डी कुल्ली भाट, जो कि यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है कुल्ली भाट। तो ये यहाँ पर इनकी रचना नहीं है। आगे देखिए, अवयवी भाव समास नहीं है। तिलचट्टा, अनजाना, पल पल, या फिर रातों रात। तो यहाँ पर तिलचट्टा जो है ये अवयवी भाव समास नहीं है, इसमें यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तो यदि हम बात करें तो ये इसमें तत्पुरुष समास होगा। तिलचट्टा मतलब तिल को चाटने वाला, इसका विग्रह बन जाता है तिल को चाटने वाला। तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास यहाँ पर रहेगा, अवयवी भाव इसमें नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है? व्याकुल, भारतीय, ईमानदार, मिठास, सफाई, घबराहट, या विधवा है मजदूर, और विशिष्ट, सभ्य, धमकाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो मिठास, सफाई या घबराहट जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञाओं का एक समूह रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अर्थपूर्ण उच्चारित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं, और भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? तो यहाँ पर है A.H. गार्डिनर, हेनरी स्वीट, चॉम्स्की, या फिर है ब्लॉक ट्रेगर। तो यहाँ पर चॉम्स्की इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अंतरिक्ष, वासव, अभ्र, तारापस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये वासव जो है ये यहाँ पर इसका उत्तर बन जाएगा, जो कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। या आकाश के पर्यायवाची बाकी तीनों हैं, और यहाँ पर वासव जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर वासव हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, दोहा में विषम एवं सम चरणों में मात्राओं का क्रम होता है। तो बात यदि करें दोहा की, तो इसमें दोहा में विषम और सम चरणों में मात्राओं का क्रम क्या होता है? तो देखिए, विषम का मतलब यहाँ पर है पहला और तीसरा चरण, और सम का मतलब है दूसरा और चौथा चरण। तो यहाँ पर कहने का मतलब प्रश्न हमसे विषम सम चरण पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में। तो यदि हम बात करें विषम चरण की, जो कि पहला और तीसरा होगा, तो उसमें मात्राएं 13 11, 15 13, या फिर 12 7, या फिर 14 10। तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन ए होगा, जिसमें है 13 11। तो विषम चरण यानी कि हमारे जो रहेंगे जिनमें पहला और तीसरा, तो आप पहला और तीसरे को 13 ही देख सकते हैं। यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, तो ये 13 भी विषम संख्या को दर्शाता है, और इसमें 2 अंक हैं, विषम 1 और 3। इसी से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि दोहे में पहले और तीसरे चरण में वो खुद बता रहा है, जब आप पहला और तीसरा एक साथ लिखेंगे तो 13 बन जाएगा, और उत्तर भी आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, बाकी जो बचते हैं वो 11 11, ये आपके सम चरण में मात्राएं होती है। देखिए, दूसरे और चौथे में, है ना। तो दूसरे चौथे में यहाँ पर 11 11 मात्राएं, और इसमें हो जाती हैं 13 13 मात्राएं। तो इस प्रकार इनमें मात्राओं का क्रम जो है वो रहेगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है अनुभाव के प्रकार के बारे में। अनुभाव के प्रकार कितने होते हैं? यहाँ पर स्तंभ और स्वेद, स्थायी, अस्थायी, कायिक और सात्विक, और सी है आलम्बन और उद्दीपन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कायिक और सात्विक जो है अनुभाव के प्रकार हैं, और इसके मानसिक और आहारी भी इसके प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 इसमें दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसका प्रतिपादन किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? प्रयुक्ता, प्रतिपादी, या प्रतिमान, या प्रतिवादी। तो जिसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द की बात करें तो इसमें हो जाता है प्रतिपाद्य। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के हिंदी से संबंधित हमारे 30 प्रश्न जो हैं ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।